हैं, यही होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हैं। हाँ हाँ, चलो। हेलो स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस फिजिक्स सिलेबस फॉर IMU CET। तो बहुत लोगों को ये है कि जो IMU CET में फ़िज़िक्स का सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का पूछा जाता है। बट जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट पेपर दे करके आते हैं तो वो बताते हैं कि सर ये 11th क्लास के इस चैप्टर का ये क्वेश्चन आया था। तो उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को एक बार सिलेबस बताना चाह रहा हूँ। जो स्टूडेंट इसके प्रिपरेशन करना चाहते हो इन सब चैप्टर्स पे ज़रूर फोकस करें, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पहले फ़िज़िक्स IMU CET में आती कितने नंबर की है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो 50 क्वेश्चंस आपके फ़िज़िक्स के होते हैं, ठीक है। इट मीन्स 25% वेटेज है आपका फ़िज़िक्स का। तो उसी के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में ये रेज होता है कि सर क्या थ्योरेटिकल आते हैं कि न्यूमेरिकल आते हैं। तो उसके हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो दोनों चीज़ें, थ्योरी का पोर्शन भी है आपका और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो इसमें अगर बात करते हैं कि 11th क्लास की थ्योरी कितनी आती है और 12th क्लास की थ्योरी कितनी आती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैंने सेक्शंस कुछ डिवाइड किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ 11th क्लास। 11th क्लास का जो आपका IMU CET में वेटेज है उसकी अगर मैं बात करता हूँ पहले कि कितना वेटेज है, तो ये आपका, जैसे मैंने कहा कि आपके 50 क्वेश्चंस आने हैं, 50 क्वेश्चंस, ठीक। 50 क्वेश्चन में आपका जो 11th क्लास होगा वो 40% होगा। तो 50 का अगर 40% निकालता हूँ इसका मतलब 20 क्वेश्चंस आपके 11th से बनेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेस्ट जो बचा हुआ 60% है, अगर 60 का निकालता हूँ, ये 60% हो गया, तो 60% में अगर बात करते हैं तो ये आपके 30 क्वेश्चंस हो गए। तो इस हिसाब से आपका रेशियो डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन रेज हुआ कि थ्योरी आती है कि न्यूमेरिकल आते हैं, तो जैसे इसमें से 20 क्वेश्चन आपके आने हैं 11 से, तो इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ थ्योरी की, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके थ्योरी के होंगे, ठीक है। बाकी जो आपके 12 से 13 क्वेश्चन हैं वो आपके न्यूमेरिकल होंगे, और न्यूमेरिकल वो वाले नहीं होते हैं जिसमें आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी इसी के हिसाब से चलता है कि अगर यहाँ से बात करें 10 से 12 क्वेश्चन आपके थ्योरी के हो गए, और बाकी जो बचे हुए आपके 18 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल हो गए। ये इसका एक प्रकार से रेशियो होता है, ठीक है। इसके हिसाब से बच्चों को तैयारी करना है। अब आगे अगर मैं बात करता हूँ इसमें कि जैसे 11th क्लास में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसमें पूछे जाते हैं, तो 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक्स जो आपके IMU CET में आएंगे। अब यहाँ से आता है जो पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट या फिजिकल क्वांटिटीज, वो चैप्टर आपका पूछा जाएगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कितने किससे क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। दूसरे टॉपिक की अगर बात करते हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें मोशन की बात करते हैं। मोशन अगर यहाँ पर बात करें तो 3 प्रकार के मोशन आपके इंक्लूडेड हैं, लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया और प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है, और रोटेशनल भी हो गया। तो यहाँ पर अगर अगला चैप्टर की बात करें तो आपका लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर भी आपका पूछा जाता है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, वही रोटेशनल मोशन की बात कर रहा है। ग्रेविटेशन, ये भी चैप्टर आपका पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ जब बल्क मैटर की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका सॉलिड भी पूछा जाता है और लिक्विड भी पूछा जाता है। अगर मान लेते हैं सॉलिड के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लिक्विड के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट आपके शिपिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके फ्लूइड से बनते ही बनते हैं। जैसे इंटरव्यू में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके फ्लूइड के क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो फ्लूइड को बड़ा बेसिक से और एडवांस लेवल तक पढ़ना पड़ता है। जैसे आपका शिप कैसे फ्लोट करता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स भी पूछा जाता है।
नेक्स्ट अगर बात करें बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये भी पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करता हूँ 11th में ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये ओवरऑल आपके टॉपिक्स हुए। ठीक, तो यहाँ से 10 टॉपिक्स हैं आपके 11th क्लास के। अब यहाँ पर बात आती है कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के लिए। उसी हिसाब से जब जैसे बच्चा तैयारी करता है तो उसके हिसाब से लास्ट जैसे मोमेंट आता है तो फिर कहता है सर इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक टिक कर दीजिए, कौन कौन से किससे किससे कितने क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है, उस टाइम पे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। ठीक है, बट एक अगर मैं डेटा एनालिसिस करूं 4 से 5 साल का जो हमारे स्टूडेंट बताते हैं, उसके डेटा एनालिसिस के हिसाब से जो क्वेश्चंस निकल करके आए, तो पहला इससे ये टॉपिक जो है ये डायरेक्टली तो आपसे नहीं पूछा जाता, बट अब अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ते हैं तो उसी के हिसाब से अगर आपने मास को ग्राम में रख दिया, मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्स की वैल्यू दे रखा है, मास दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन पूछा है और मास भी उसमें आपको दे रखा है ग्राम में, आपने वैसे ही रख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, डायरेक्टली अगर बने तो एक क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, बट इसका रोल पूरी फिजिक्स में होता है। नेक्स्ट बात आती है काइनेमेटिक्स। इससे जो है अगर मैं 20 क्वेश्चन में बात करता हूं तो यहां से जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो अप्रॉक्सीमेट इस टॉपिक से 3 to 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं लॉ ऑफ मोशन, यहां से भी क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क है वो आपसे 1 to 2 क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। यहाँ से भी यही रेशियो होता है, 1 से 2 क्वेश्चन का फ्रेमवर्क होता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मोशन ऑफ सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 1 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ये होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशन जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन का जो फ्रेमवर्क होगा 3 to 4 होगा। ठीक, अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका उसमें से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, तो जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैंने कहा था यहाँ पर आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों आते हैं। तो सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई कि डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम होता है नहीं होता है वो अलग मैटर है, बट इसमें इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल है। इंटरव्यू क्वेश्चन जो होंगे यहाँ से बनते ही बनते हैं, बट अगर जो प्रीवियस के एनालिसिस के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ थर्मोडायनेमिक्स, इससे जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में अप्रॉक्सीमेट 7 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हुए थे, तो बाकी से क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो मैं अगर एवरेज डेटा की बात करता हूँ तो यहाँ से 2 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये रहता है एवरेज डेटा की अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं जैसे बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहां से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके 1 से 2 क्वेश्चंस यहां से भी बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपका जैसे आपका ऑसिलेशन एंड वेव्स, यहां से भी क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी आपके 1 से 2 क्वेश्चंस ही बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस यहां से भी यही फ्रेमवर्क होता है, 1 से 2 क्वेश्चन का फ्रेमवर्क होता है। ओवरऑल अब आपको लग रहा होगा कि मैंने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से यहाँ तो 20 से 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो जैसे मैंने थर्मोडायनेमिक्स में कहा कि 7 क्वेश्चन आए तो बाकी टॉपिक्स से छोड़ दिया उसने, बाकी टॉपिक्स को नहीं कवर किया, किसी से 1 क्वेश्चन रखा, किसी से बिल्कुल नहीं रखा। तो ओवरऑल आने 20 क्वेश्चन ही हैं, बट वो ईयर टू ईयर किसी चैप्टर से ज़्यादा दे देगा, किसी से कम दे देगा, बट हमें पढ़ना सब कुछ होता है। ठीक है, ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक को छोड़ दें तो इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा तो जरूर पढ़ लें। ठीक है, इसके बाद जो कुछ ज़्यादा जैसे क्वेश्चन, जैसे ग्रेविटेशन की बात किया मैंने, काइनेटिक अगर मैं बात करता हूँ काइनेमेटिक्स की बात किया, जैसे मैंने यहाँ पर बात किया थर्मोडायनेमिक्स की बात किया, तो इन चैप्टर्स को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, इन डिटेल पढ़ लेंगे, ये कहने का मतलब हुआ। पर ये नहीं है कि मैं ये चैप्टर को छोड़ दूँ, ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आता। कंपटीशन का एग्जाम देना है तो सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 12th क्लास में अगर बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इसमें आपके 14 टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, तो 14 टॉपिक्स में अगर बात करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड,
ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अगर मैं इसमें 2023 की बात करूं कि कितने क्वेश्चंस यहां से बने थे, ठीक है, तो आप जब दोनों टॉपिक्स को मिला करके अगर मैं बात करता हूं इन दोनों टॉपिक्स से 2023 की बात कर रहा हूं, तो यहां से अप्रॉक्सीमेट 15 to 17 क्वेश्चंस बने थे एक टॉपिक से। अब ये समझिए, इसका मतलब बाकी के कहां चले गए, तो बाकी से एक एक क्वेश्चन उसने पुटअप कर दिया होगा, ये हो गया, किसी से 2 क्वेश्चन पुटअप कर दिया होगा। बट जो एवरेज प्रॉपर एनालिसिस का, अगर मैं 2024 की बात करूं तो 4 ही क्वेश्चन इससे पूछे गए। तो जो एनालिसिस निकल करके आ रहा है, यहां से दोनों टॉपिक्स को मिलाते हुए 5 से 6 क्वेश्चन का प्रिपरेशन आपको होनी चाहिए। 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाते हैं एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां से भी आपके जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो 3 to 5 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आपका 4th जो टॉपिक है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट की बात आती है तो थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट वीक होता है, ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आता, तो इन टॉपिक्स से डरता है। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, अगर मैं बात करूं कि हमारे IMU CT पेपर के लिए एक अच्छी चीज़ भी है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूं तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, हाँ, बट जो आपके स्पॉन्सरशिप के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ज़रूर क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। जैसे मैं अगर IMU CT के हिसाब से बात करूं तो इन टॉपिक्स को तीनों को मिलाते हुए अगर मैं बात करता हूं, तीनों को मिलाते हुए, तो तीनों को मिलाते हुए आपके 4 से 5 क्वेश्चंस ही फ्रेम होते हैं। इन 3 टॉपिक्स की बात कर रहा हूं मैं। बट अगर मैं बात करूं यहाँ मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये स्पॉन्सरशिप के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अगर स्पॉन्सरशिप भी तो निकालना कंपलसरी है एक प्रकार से। अगर मैं बात करता हूं कि मैंने IMU CT के लिए ही तैयारी किया और स्पॉन्सरशिप की नहीं तैयारी किया, तो उसके लिए भी तो हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इस कारण से ये टॉपिक भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि प्रीवियस जो पीछे हमने देखा। ये नहीं कह सकते कि सर इससे 4-5 क्वेश्चन आने हैं तो अगर इसको छोड़ भी दें तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो जब स्टूडेंट के माइंड में ये आने लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चंस आने हैं और इस टॉपिक को स्किप कर देता हूं, तो जैसे ही उस टॉपिक को स्किप करता है तो उसके माइंड में बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी ऐसी ही क्वेरी आने लगती है। तो 4-4, 5-5 नंबर के ऐसे ही आप टॉपिक छोड़ते जाएंगे तो एक समय 200 क्वेश्चन के एवज में आप 150 में फाइट कर रहे होंगे। बाकी बच्चे 200 क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, आप 150 की तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर वो जो आप 50 क्वेश्चन पहले से ही छोड़ करके चले गए तो कंपटीशन में आप पीछे पहले ही हो गए ना। अब 150 की तैयारी करेंगे, उसमें 100 सही करके आएंगे तो कहाँ रैंक आ पाएगी ठीक ठाक, ठीक है। तो इस कारण से कोई भी टॉपिक को ये नहीं समझना चाहिए कि इसको नहीं पढ़ें और इसको पढ़ लें। टॉपिक सभी पढ़ने हैं, हाँ, जो वेटेज है उसके हिसाब से उस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्टरनेटिंग करंट, ये स्टूडेंट को जनरली बहुत अच्छे से समझ में आता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है तो उसका फ़ायदा आपको IMU CT में भी मिल जाता है। यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहाँ ट्रांसफार्मर भी आता है, ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर भी इसमें लगा होता है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट एंड ट्रांसफार्मर। इस कारण से इससे 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके फ्रेम हो जाते हैं। अब यहाँ पर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इनकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से जो एवरेज डेटा निकल करके आया 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ आपका वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं बट ज़्यादा नहीं बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 ही बनते हैं। तो अगर मैं ऑप्टिक्स की एवरेज की बात करता हूँ क्वेश्चन कितने बन जाएंगे, तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन से एक प्रकार से यहाँ से फ्रेम हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहाँ से भी क्वेश्चन का जो लेवल है 1 से 2 क्वेश्चन ही फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो आपका एटम से और न्यूक्लियाई से, दोनों को अगर मिला करके बात करूं, एटम और न्यूक्लियाई को चूंकि एक प्रकार से कंबाइन करके पढ़ें तो बहुत अच्छा समझ में आता है। तो उसी हिसाब से अगर मैं दोनों को मिला करके बात करता हूं कि दोनों से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपके यहां से क्वेश्चंस जो हैं वो 3 to 4 क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में अगर बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस का थोड़ा सा कम होता है। इन दोनों चैप्टर से अगर
क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वही 1 से 2 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो अब आपको लगा होगा किसी में मैंने 5 से 6 बता दिया, किसी में 4 से 5 बता दिया, तो वही फिर से बात आती है। जैसे मैंने 11th क्लास के लिए आपको बताया कि अगर 1 साल किसी टॉपिक से ज़्यादा पूछ लिए गए तो किसी से कम पूछे गए। मैं एक एवरेज डेटा की बात कर रहा हूँ, मैं 4 से 5 साल के एवरेज डेटा की बात कर रहा हूँ जो हमारे स्टूडेंट पेपर देने जाते हैं, उनके रेफरेंस के हिसाब से, उनके रिव्यू के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसका कोई भी डेटा आपको बाहर तो मिलता नहीं है जिससे मैं एनालिसिस कर पाऊँ कि अच्छा इस टॉपिक से इतने आए, इस टॉपिक से इतने आए। तो ये जो स्टूडेंट जाएंगे, आप ही लोग जैसे जाएंगे तो आप ही तो बताएंगे कि सर इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया था। उसी के हिसाब से हम एक एनालिसिस करते हैं कि अच्छा इस टॉपिक से इतने, इस टॉपिक से इतने। तो ये एक प्रकार से आपका जो सिलेबस का एनालिसिस रहा आपकी फिजिक्स का। तो ये जो मैंने बताया कि आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 40% आपका 11th का आएगा और आपका 60% 12th का आएगा। तो इन टॉपिक्स को अगर आप प्रॉपरली पढ़ लेते हैं तो मैं 50 क्वेश्चंस की बात ही नहीं कर रहा कि आप 50 के 50 सही करके आएंगे, बट ऐसे एनालिसिस करेंगे और उसी हिसाब से जो आपके टॉपिक एक प्रकार से आपको बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, उन टॉपिक्स पे अगर कमांड हासिल कर लेते हैं, बाकी टॉपिक्स को थोड़ा सा ओरली मतलब एक प्रकार से ऊपर ऊपर भी पढ़ लेते हैं, तो अगर क्वेश्चन उससे आता है तो एक प्रकार से टिक कर सकते हैं। और इसमें वो डिफिकल्टी लेवल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन डिटेल में आपको डेप्थ में पढ़नी है। हाँ, इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, यूनिट एंड मेजरमेंट क्वेश्चन वहीं से गलत होना चालू हो जाता है क्योंकि आपको फंडामेंटल यूनिट्स ही नहीं आती हैं। कि अगर मान लेते हैं ग्राम में दे रखा है तो उसको केजी में ही चेंज करना है, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको केल्विन में ही चेंज करना है, तभी आपको वहाँ पर रखना है तो आपका आंसर सही होगा। आप क्या करते हैं, वैल्यू देखते हैं और डायरेक्टली आप पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो अब एक प्रकार से मैंने एनालिसिस करके बताया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी साइट पर जाकर के विजिट करिए और जो भी क्वेरी रिलेटेड हो आपको वहाँ पर नंबर दिए होगा। जैसे नंबर मैं एक बार बोल देता हूँ, 89602224 3। उस नंबर पे आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। थैंक यू।